मतलब सदिश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में आप लिख सकते हैं सदिशों के प्रकार। फटाफट लिखिएगा, देखिए संकोच मत करिएगा किसी भी भाषा को राइट डाउन करने के लिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर है, उसमें फटाक से लिख लो सदिशों के प्रकार। हो गया? पहला, इक्वल वेक्टर्स। और बड़े फंडामेंटल्स हैं ये सब। इक्वल मतलब हो गया समान, हिंदी में कहेंगे इसको समान सदिश। आई होप हिंदी वाले भी जितने होंगे, इक्वल का मतलब तो सबको मालूम होगा कि इक्वल मतलब होता है एक जैसा, बराबर, है ना? तो आप मतलब सिलेक्टिव है आपके लिए कि जिसका हिंदी लिखना चाहो लिखो, जरूर नहीं सबका लिखो। जैसे इक्वल वेक्टर, बस इंग्लिश में जो लिख रहा हूं वो जरूर लिखना, ठीक है ना? इंग्लिश लिखने में कोताही मत करिएगा। तो पहला हो गया इक्वल वेक्टर, मतलब समान वेक्टर, समान सदिश। अब देखिए समान मतलब एक जैसे। वेक्टर के पास ले दे के दो ही चीजें होती हैं, कौन कौन सी? या तो उसमें मैग्नीट्यूड है और उसमें डायरेक्शन है। अगर दो चीजें इक्वल हैं, इसका मतलब उनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी एक जैसे होंगे और उनके डायरेक्शन यानी दिशाएं भी एक जैसी होंगी। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो हम बड़े शॉर्ट में लिखते हैं इसको। क्या लिखोगे? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। जिन वेक्टर्स के पास दिशा, एक मिनट मैंने क्या लिख दिया देखो, जिन वेक्टर्स के पास में दिशाएं और परिमाण दोनों एक जैसे होंगे, जिनके डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब हो गई लंबाई, वेक्टर की जो लंबाई होती है वो उसका परिमाण दिखाता है, उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, और जो एरो होता है वो उसका डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है ना? तो अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं आपके पास और कुछ इस प्रकार से बने हैं, देखिए ये भी हो सकते हैं। मैंने इसके लिए लिखा वेक्टर ए और इसके लिए लिखा वेक्टर बी। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने हाथ से बनाया, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखे, लेकिन आप मान के चलो दोनों की लंबाइयां कैसी हैं? सेम। दोनों की दिशाएं कैसी हैं? सेम। आप चाहे ये पेयर डाल दें, चाहे आप ये पेयर डाल दें, इसको मैं सी और इसको डी नाम दे देता हूं। आप चाहे तो ऐसे नाम दे सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको आप वेक्टर ई, इसको आप वेक्टर एफ बुला सकते हो। पहले पेयर के लिए क्या करोगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इसके लिए करोगे वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी, और इसके लिए करोगे वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ। आपको ये बात याद होगी, जब मैंने आपको वेक्टर को लिखना सिखाया था, मैंने कहा था नाम लिख के ऊपर एरो बनाना है और वो एरो हमेशा राइट साइड ही रहेगा, दाहिनी तरफ ही रहेगा। वेक्टर का खुद का डायरेक्शन कैसा है? देखिए ये दाहिनी तरफ है, एरो दाहिनी तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, लेकिन एरो ध्यान दीजिए अभी भी राइट साइड है। ये पीछे की तरफ है, लेकिन लिखने वाला जो है नाम में एरो देखिए किधर है? अभी भी राइट साइड है ना? इसको कभी मत घुमाना, राइट? वेक्टर चाहे कैसा भी हो। तीन पेयर के आपको समझ में आए? बोलिए। क्या कभी डेली लाइफ में आपको इक्वल वेक्टर्स की फीलिंग आई है? डेली लाइफ में इक्वल वेक्टर्स की फीलिंग आई है कभी आपको? आप कहोगे सर आपका सवाल ही नहीं समझ में आया हमें, है ना? पहले तो सवाल समझते हैं, ठीक है? चलिए एक काम करके देखा, देखोगे तो शायद ज्यादा अच्छा समझ। सबने लिख लिया? पहले बताइए, ये पेन देख रहे हैं? मिसाइल रूपी पेन देख रहे हैं आप? दिख रहा है ना? मिसाइल रूपी पेन कहता हूं मैं इसको। अब मैंने क्या काम किया, ये पेन बीच में फंसाया और दोनों तरफ से फोर्स लगाया। ऐसे मजा नहीं आ रही, ऐसे कर रहा हूं, ठीक? दोनों तरफ से फोर्स लगाया है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। अब मान के चलना कि मैंने 20 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगाया इस हाथ से, और 20 न्यूटन का ही फोर्स इस हाथ से इधर लगाया। आप बताइए
ये पेन कहाँ जा रहा है, राइट या लेफ्ट? देखा जाए तो कहीं नहीं जा रहा है। आप कहोगे सर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि दोनों डायरेक्शन से लगने वाले फोर्सेस सेम है ना? तो क्या ये इक्वल फोर्सेस का एग्जाम्पल है? क्या ये इक्वल वेक्टर्स का एग्जाम्पल है? अरे बोलो है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, एकदम दिया फड़फड़ा के जैसे नहीं बुझा दिया, वही हाल हुआ होगा तुम्हारा। एक बात बताइए, मैंने जो बोला आपने सुना लेकिन ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा इस हाथ से 20 न्यूटन का फोर्स राइट साइड लगाया, इस हाथ से 20 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड लगाया, क्या ये फोर्सेस इक्वल हैं? पक्का है? नहीं, इक्वल अगर ये होते तो इनके डायरेक्शन भी सेम होते। एक लगा राइट साइड 20 न्यूटन का, एक लगा लेफ्ट साइड 20 न्यूटन का, क्या ये इक्वल है? ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन ये डायरेक्शन में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। अब इक्वल वेक्टर की फीलिंग आपने कभी ना कभी हो सकता है लाइफ में एक आध बार, आपको बड़ा एक प्रैक्टिकल चीज समझा रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेन में बैठे हैं? अबे तुमसे प्रश्न ही करना बेकार हो गया फिर। अच्छा नीचे करो हाथ। चलो एक हिंदी वालों का जीके टेस्ट लेते हैं। ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे गजब, सबको मालूम है, रटे बैठे हो। अच्छा छोड़ो, तो काफी सारे लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं एक आध को छोड़ के, ठीक है। कभी आपके साथ में ऐसी फीलिंग आई है कि आपकी ट्रेन चल रही है? अक्सर ये होता है तब जब प्लेटफॉर्म से दो ट्रेन एक साथ निकलती हैं। ट्रेन आ गई, आपकी ट्रेन, आप ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन चल रही, बगल में भी दूसरी ट्रेन चलने लगी और ऐसा लगता है कि दोनों रुकी हुई हैं एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के रेस्ट में, ऐसा लगता है दोनों रुकी हुई है। ये सीन अपनी लाइफ में कितनों ने देखा? मैंने तो देखा है, मैंने कई बार देखा एक्चुअली। सही है ना? ये आपको नहीं लगता कि ऐसा सीन तब होगा, ध्यान से समझिएगा, जब दोनों ट्रेन, मान लीजिए एक ट्रेन यहां पे बनने वाली है, मान लीजिए एक ट्रेन ये है, तो मैं क्या नाम दे दूं? ट्रेन नंबर 1, इसकी स्पीड है मान लीजिए v। ठीक है, मैं एरो डाल सकता हूं, वेलोसिटी की बात कर सकता हूं। और दूसरी ट्रेन हमारी भारतीय रेल एक और है, लंबाई उसकी अलग हो सकती है, इसकी स्पीड भी अगर v है, ठीक है। अभी तुमको बैठा लूं क्या इधर? तुम इधर से अंदर बैठे हो, राइट? अभी ये जो बंदा है ना, ये जो प्राणी है हमारा, ये इस वाली ट्रेन को कैसा देखेगा? ये प्राणी इस वाली नीचे वाली ट्रेन, ट्रेन नंबर T2, इसको कैसा देखेगा? क्या लगता है? अभी किस केस की चर्चा कर रहे थे हम लोग, कि हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, प्लेटफॉर्म से निकली ट्रेन, ट्रेन में बैठे हैं, बगल में एक और ट्रेन आ गई और दोनों ट्रेन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुकी हुई नजर आ रही। यही होता है जब दोनों बराबर स्पीड से चल रही होंगी एक ही दिशा में। क्या ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर दूसरी रेस्ट पर है, ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा जो बैठा है हमारा, ये दूसरी वाली ट्रेन को रुका हुआ ही देख रहा होगा? नहीं लगता? कितनों को ये बात समझ में आई पहले बताओ? नहीं आई? भी मजा नहीं आया? अच्छा, ट्रेन को बदल के एक काम करते हैं, साइकिल का एग्जाम्पल दे। साइकिल तो सबने चलाई है ना, साइकिल चलाई बाबू? वेरी गुड, साइकिल सबने चलाई है। साइकिल में अक्सर क्या होता है, दो दोस्त एक साथ जा रहे होते हैं, जैसे अब स्कूल से छूटे या स्कूल जा रहे हैं, वटेवर, ठीक, दो दोस्त हो गए, दो सहेलियां हो गई, एक सहेली एक दोस्त, एक दोस्त एक सहेली, मतलब कुछ भी हो सकता है, देखिए, है ना? तो दोनों साथ में जा रहे हैं, राइट? अब एक बात बताइए, दोनों लोग ऐसे बातें करते हुए जा रहे हैं, है ना? पक्का ना? आज हमारे टेस्ट में नंबर कम आए, तुम्हारे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, इस तरह की मान लो बातें हो रही हैं। तो दोनों लोग एक साथ जा रहे हैं, दोनों बातें कब कर सकते हैं? जब दोनों साथ में होंगे। तो एक बात बताइए, बात को समझिएगा क्या बोल रहा हूं। अगर दोनों साथ में जा रहे हैं तो दोनों के बीच की जो दूरी है, क्या वो कांस्टेंट हो गई है? क्या वो कांस्टेंट मतलब नियत हो गई है? नहीं समझे अभी भी? पक्का नहीं समझे? श्योर? नहीं समझे? तुम इधर आओ बे, चुन्नू लाल इधर आ। अरे आओ, जल्दी आओ, यहाँ मेरे पास आओ, आ जाओ। अरे आओ ऊपर, खा थोड़ी जाएंगे तुमको, गंदी चीजें नहीं खाते हम। देखो अब जैसे हम और चुन्नू लाल हैं, ठीक है, नाम बताओ तुम अपना। अजीत नाम है इनका, एक बार और पूछा था। यस, तुम मेरे साथ चलो, जैसे हम दोनों हैं, हम दोनों दोस्त हैं, चल ना बे। अब हम दोनों बात करते हैं यार, साले फोट डालेंगे तुमको ज्यादा बातें करोगे, ठीक है? मान लो ये बातें हुई। अच्छा एक बात बताओ, जब हम इनके साथ टहल रहे हैं, तो ये बताओ हमारा और इनके बीच की जो दूरी है, क्या वो फिक्स हो गई है ना?
और जब दूरियां फिक्स हो जाती हैं, तुम ध्यान से समझना, जब हमारे तुम्हारे बीच की दूरी फिक्स हो गई तो क्या ये मेरे सापेक्ष, मेरे रिस्पेक्ट में रुके हुए कहलाएंगे? अगर दूरी फिक्स हो गई है, दूरी नहीं बदल रही है, तो क्या सामने वाली बॉडी को आप रुका हुआ ही तो बोलते हो? तो अगर हम दोनों चल रहे हैं, अगर हम और हमारे मित्र भाई साहब ये चल रहे हैं, ठीक है, दोनों की सेहत देख के भी नहीं लगता कि ये कैसे मित्र होगा, ऐसा लगता है इसका खाना यही खा जाते हैं, लेकिन हैं, मान लो दुर्भाग्य से हम इनके मित्र हैं, ठीक। तो अब हम दोनों बात करते चल रहे हैं, राइट। हम दोनों बात करते चल रहे हैं, कब बात कर सकते हैं? जब हमारे और इनके बीच की दूरी फिक्स रहेगी। और जब दूरी फिक्स रहेगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे रिस्पेक्ट में ये बंदा रेस्ट पर है? पक्का ना? समझ में आई बात? ये तो डेली लाइफ का प्रोसेस है, गलत कह रहा हूं? समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना? हाँ पूछो, 1 मिनट। जैसे हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, उसके बाद मैंने एक बॉल लिया है, बॉल को उला रहा ऊपर, ट्रेन चल रही है, तो क्या बॉल हमारे हाथ में आएगी कि बाहर जाएगी? क्या कहते हो भाई? इनका एक प्रश्न था, ये रेलगाड़ी में बैठे हैं, ये रेलगाड़ी में बैठे हैं, इन्होंने एक बॉल को उछाल दिया, ट्रेन चल रही है, कंडीशन अप्लाई, सही। हाँ, ट्रेन चल रही है, कंडीशन अप्लाई, इन्होंने एक बॉल को ऐसे हवा में उछाला, ये बॉल इनके हाथ में वापस आएगी या नहीं आएगी? यही यस सर, यस। ट्रेन के बाहर नहीं। ट्रेन के अंदर ही अंदर, मतलब सीट में बैठे इन्होंने एक बॉल को उछाला। किसको समझ में आया? हाँ। कौन आंसर देना चाहता? कौन आंसर देना चाहता है? तो बेटा, तुम्हारे सवाल का, तुम्हारे जो पहले जो तुमने बोला, उसके लिए एक बात तुमसे बोलेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, समझ गए? कहो तो गा के बताओ। इन्होंने आंसर दिया कि लोग कहते हैं कि आ जाएगी, तो वही मैंने इनको बोला कि लोगों की बात पे आप फोकस ना करें, कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों का काम है कहना। आपको क्या लगता है? जिंदगी में वही काम करने चाहिए ना जो हमें सही लगते हैं, तो जवाब भी वही देना चाहिए। मेरे दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉलेज के दोस्तों का, उसकी मैंने ही एक डीपी लगा रखी, पता है? और भाई साहब, पिछले 10 सालों से, 10 साल तो व्हाट्सएप को भी नहीं हुए, झूठ हो जाएगा, पिछले 6 सालों से आज तक वही डीपी लगी है, और उस डीपी में ये लिखा हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे अगर ये हम सोचने लगे, तो वाकई में फिर लोग क्या सोचेंगे। अपने मन की करिए। हाँ, आप बताइए कितने लोग आंसर करना चाहते हैं इनके सवाल का? इनका प्रश्न ये था कि एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, बॉल को हाथ से उछाला, हालांकि उसका वेक्टर से लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने सवाल पूछा, तो देखो जवाब मिलना चाहिए, बात समझो। तो मैं इनकी बात को आंसर जरूर करूंगा, और अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आप बताइए कितने लोग आंसर करना चाहते हैं इनके प्रश्न का। गलत सही के बारे में चिंता मत करिएगा, बिंदास आंसर करिएगा, ये सोचे हुए सही हो गया तो जय जय, नहीं सही हुआ तो जय जय जय, 3 बार हो गई। क्वेश्चन ये था, आप एक ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल रही है, ट्रेन की सीट में आप बैठे, आपने एक बॉल को उछाल दिया, वो बॉल आपके हाथ में वापस आएगी या पीछे चली जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन। आदमी पीछे चला जाएगा? अच्छा, हाथ में ही आएगा। पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोग आंसर करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाथ उठाएं। आंसर करना कितने लोग चाहते हैं? हम मारेंगे, हाँ, अभी बोला इसने, हाथ नहीं उठाया। और कोई? बस इतने से लोग हैं? बस भैया। अच्छा, आप बोलो क्या कह रही हो? बॉल उछालेंगे चलती ट्रेन में तो बॉल हाथ में ही आएगी। आप क्या कह रहे हो पीछे? बोलो बोलो, बिंदास, तेज बोलना। बॉल पीछे चली जाएगी, ठीक है। और किसका किसका हाथ उठाता है? एक इनका हाथ उठाता है, एक उधर हाथ उठाता है, एक ये है, एक वो है, एक ये भी थी। तुम बताओ। हाथ में ही आएगी? तुम बताओ। हाथ में ही बॉल आएगी। और इधर से कौन था? आप थे। हाथ में ही बॉल आएगी, और तुम्हारे आसपास भी एक हाथ उठाता। हाँ, बॉल हाथ में ही आएगी? नहीं आएगी? गुड।
नहीं, ऊपर उछाली है तो डायरेक्शन की बात ही नहीं आएगी। बैठो, एक बात बता रहा हूं। सही जवाब इसका ये है कि जो बॉल है वो हाथ में ही आएगी वापस। ये एक वजह है, बात को समझिएगा। आपको मैं ना एक घटना करके दिखाता हूं तो आपको फील आ जाएगा इस चीज। देखिए, जैसे ये पेन है, मोबाइल लाई हो तो इसीलिए तो अपना नहीं लिया। अब जैसे ये फोन है, इसको मैं दो तीन तरीके से गिराऊंगा अलग अलग जमीन पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनको दिक्कत नहीं है तो ठीक है, कर सकते हैं। जैसे एक बार ये फोन सीधा गिरेगा ऐसे धाड़ से, ठीक। एक बार अपने हाथ को ऐसे चलाता हुआ लाऊंगा, फिर फोन छोड़ूंगा और वो फोन क्या तब भी सीधा गिरेगा? कैसा जाएगा? वो फोन तब ऐसे जाएगा। करके देखते हैं, मजा आएगा, है ना? पक्का? तो अच्छा रख लो। ये देखो, इतने में तो हालत खराब है। हाँ सुनो, क्या गिराया जाए, कुछ समझ नहीं यार। अपना फोन ले लेना, कसम से। तुमको ना फेंक दे ऊपर से हम। हाँ पेन लाओ। पेन मिल गया। ये बंद कर दो, ढक्कन नहीं कहोगे। पेन तोड़ दी, जल्दी कर। ढक्कन बंद करके दे, वो ढक्कन वाला पेन है, दे दे। अब सही है, अब सुनो। पहला केस, ये पेन है, ठीक। ये सीधे गिरा, कहाँ गिरा? नीचे गिरा, राइट। आपने देखा मेरा हाथ रुका था, पेन छोड़ा, किधर गिरा? नीचे। अभी सुनना ध्यान से, अभी हाथ को ऐसे ला रहा हूं मैं और फिर पेन को छोड़ता हूं, ठीक। हाथ को ऐसे लाया, फिर पेन को छोड़ा, अभी पेन उधर गिरा। मैंने फेंका क्या पेन? नहीं, मैंने दोनों ही केसेस में केवल छोड़ा, फेंका नहीं है मैंने। ट्रेन वाली जो घटना हुई ना, मैं सेकंड वाला केस आपका काम किया। यो, ट्रेन की जो घटना हुई उसमें दूसरा वाला केस काम किया। चलो कनेक्शन भिड़ाते हैं, राइट। मेरे हाथ में पेन है, बॉल की जगह पेन उछाला जाएगा तो, और मैं मान लो चलती ट्रेन में हूं, पेन मेरे हाथ में है, मैं कहा हूं? ट्रेन में हूं, राइट। अब उल्टा सुनना, जो ट्रेन की स्पीड है क्या वो मुझे मिलेगी? क्योंकि अगर आपको ट्रेन चलती हुई नजर आ रही है तो ट्रेन में बैठा हर इंसान आपको चलता हुआ नजर आएगा। बोल, मानते हैं कि नहीं आप? और उसी स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है। सही बोला कि नहीं? बराबर बोला बात? तो फिर से सुनो, ये पेन किसके हाथ में? मेरे। मैं कहा हूं? ट्रेन की गोद में बैठा हूं, राइट। अरे सीट मतलब गोद हो गई। अब ट्रेन की जो स्पीड होगी वो मुझे मिली, मेरी जो स्पीड होगी वो पेन को मिली। तो इसका मतलब अगर मैं पेन को फेंकता नहीं हूं तब भी ग्राउंड वाला जो बंदा है वो ट्रेन के साथ में मुझे और मेरे साथ में इस पेन को आगे जाते हुए देख रहा है। सही बोला ना? जब मैंने इसको ऊपर उछाला, ऊपर उछालने के लिए मैंने इसको स्पीड ऊपर की तरफ दी, लेकिन उसके साथ में ही एक स्पीड इसको और मिली होगी सामने की तरफ। तो ये पेन सीधे ना जाके कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ, हिंदी में कहते हैं परवलयाकार पथ। मेरी बात समझ आई? तो ग्राउंड वाला जो बंदा है ना, जो ग्राउंड पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है, वो पेन को सीधा जाते नहीं देखेगा, वो पेन को ऐसे आता हुआ देखेगा इधर से। समझ गया मेरी बात? और इसी वजह से फेंकने वाले के हाथ में वो पेन दोबारा आ जाएगा। समझ गए? हाँ बोलो। प्रैक्टिकल हो जाए, एक बार रेलवे ट्रैक पर स्टेशन चले, देखना चाहते हो? देखो, ठीक है, याद रखोगे। मैं दौड़ूंगा तो नहीं, वजन कम हो जाएगा, बहुत मुश्किल से बढ़ाया है, ठीक है। अभी देखना, मैं चल रहा हूं, चलते समय क्या ये पेन मेरे हाथ में है? मैंने तो सीधा उछाला, मैंने आगे नहीं फेंका था। अभी आपने देखा केस, ठीक है। दोबारा देखना है, दोबारा देखना है। एक बार और 20 रुपए यहां रखो पहले लाके। है अबे सर्कस थोड़ी नहीं चल रहा, हम तुम्हें बार बार शो दिखाएंगे पगला कहीं का। अरे समझ आया कि नहीं आया? पक्का ना? मैंने ऐसे जाते हुए, इस तरह से ऐसे जाते हुए इसको देखो सीधा उछाला और ये मेरे हाथ में आया पेन। आया कि नहीं आया? आपने ट्रैक देखा पेन का? मेरे को मत देखना, आप पेन का ट्रैक देखो तो आपको इस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। क्या मेरी बात सबको समझ आई? अब तो दिखा भी दिया भाई, लो पकड़ो। अच्छा, और किसी के दिमाग में कोई प्रश्न? नहीं? चलिए ठीक है।
क्या पहला टाइप समझ में आया? लिख लिया आप सबने? इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश क्या होते हैं? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो सदिश जिसमें दिशाएं भी बराबर हैं, एक जैसी हैं और जिनके परिमाण भी एक जैसे हैं। द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। हिंदी इंग्लिश बराबर समझ में आ रही सबको? ठीक। एग्जाम्पल समझ में आया? और इसी की वजह से मैंने आपके सामने ये वाला केस बनाया था। अब इसको आप चाहे 2 ट्रेन ले लीजिए, आप इसको चाहे 2 कार ले लीजिए, एक ही बात है। 2 साइकिल ले लो, सेम चीज है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। सबने लिख लिया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? गुड। आइए सेकंड वाले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जिसमें हमारा दूसरा एग्जाम्पल होता है ऑपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट मतलब होता है विपरीत, विपरीत सदिश। अब नाम से ही समझ में आता है विपरीत मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। याद है फोर्स लगा के एक केस मैंने पूछा था आपसे, तो वो अपोजिट हुए क्योंकि परिमाण में बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, दिशाओं में रिवर्स है। समझ गए? क्या लिखोगे आप? इसके पीछे लिखोगे वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट हैविंग opposite directions। मीन्स दो वेक्टर्स जिनके परिमाण एक जैसे हैं, दो सदिश जिनके परिमाण एक जैसे हैं, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या लिखा है? हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शंस। लेकिन उनकी जो दिशाएं हैं वो कैसी हैं? विपरीत हैं। अपोजिट मतलब विपरीत। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे लिख सकते हैं, दो सदिश जिनके परिमाण समान हो तथा दिशाएं विपरीत हो। दो सदिश जिनके परिमाण समान हो तथा दिशाएं विपरीत हो, क्या कहलाते हैं? ऑपोजिट वेक्टर्स। एग्जाम्पल्स देखिएगा, एक ये आया, तो दूसरा ये हो गया। लंबाई लगभग एक जैसी मैंने रखी है, मैग्नीट्यूड लगभग एक जैसे हैं। अब इसको लिखा ए, इसको लिखा बी। एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसको लिखा सी, इसको लिखा डी। एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक ये आया और एक मान लीजिएगा कुछ ऐसे। फिर ये तुम्हारा ई, फिर ये आपका एफ। ठीक है, लिखने का तरीका समझिएगा। पहले केस के लिए हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर माइनस बी। याद रखिएगा, जब इक्वल होते हैं तो यहां पे माइनस नहीं आता, जब विपरीत हो गए, अपोजिट हो गए, तो यहां पे क्या आया? माइनस आया। क्या मेरी बात समझ गए? इसके बाद सी डी, मैंने लिखा वेक्टर सी, अभी आप समझ गए होंगे क्या करने वाला हूं। इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर डी एंड हेयर वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ। ठीक। लाइव एग्जाम्पल, हमारे डेली लाइफ का क्या एग्जाम्पल बन सकता है? डेली लाइफ में दो कार है मान लीजिए। अब एक कार जा रही है यहां से, मान लीजिएगा इसका v है सपोज 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये कार का नाम है ए। एक दूसरी कार है, इसका नाम है बी, ये भी 2 मीटर प्रति सेकंड से ही आ रही है। कुछ आई बात समझ में? एक काम करता हूं, इसको मैं वीए लिख देता हूं, इसको मैं वीबी लिख देता हूं। अभी आप देखिएगा, दोनों के वेग लिखे, दोनों के वेलोसिटीज लिखी मैंने। आप ध्यान दो, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब दोनों के परिमाण एक जैसे हैं। दिख रहे हैं आपको? इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। डायरेक्शन के लिए क्या कहते हो? एक का राइट साइड है, दूसरे का लेफ्ट साइड है। हाईवेज में ऐसा कई बार होता है, आप कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं,
बगल से तो गाड़ियां निकलती ही रहती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। हो सकता है उनमें से कोई एक ऐसी गाड़ी निकली आपके बगल से जिसकी स्पीड आप ही के बराबर हो, कह सकते हो। अगर आपकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड है तो यहां से भी एक गाड़ी आपको क्रॉस करती 2 मीटर प्रति सेकंड से ही। अगर वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या दोनों की वेलोसिटीज, दोनों के वेग, क्या मैं बोल सकता हूं विपरीत है, अपोजिट है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? बालक आपको पीछे, और इधर नया कौन था? आप दोनों, आपको क्लियर आ रही? तो यहां पे अब क्या लिखोगे इस एग्जाम्पल से, तुमको क्या समझ आया? बीए तुम लिखोगे, देखना, देखिएगा मैं कुछ एक नोटेशन तुमको दे रहा हूं। बीए तुमने लिखा 2 मीटर प्रति सेकंड टूवर्ड्स राइट, राइट मतलब दाहिनी तरफ, ठीक है। पीबी तुमने लिखा 2 मीटर प्रति सेकंड लेफ्ट, ठीक बात है। दोनों के परिमाण बराबर है, दिशाएं अपोजिट हो गई हैं। अब लिखना कैसे है इस फॉर्म में, क्या लिखा जाए? पी ए इक्वल टू, क्या लिखोगे इस पैटर्न पे बताओ? आप लिखोगे वी ए, पेन ही नहीं चल, आप लिखोगे वी ए इक्वल टू माइनस वीबी। क्या समझ आया? कोई दिक्कत? नोट कर ले। वी ए इक्वल टू माइनस वी, हो गया? दो टाइप हो गए, एक हुआ तुम्हारा इक्वल, एक हुआ तुम्हारा अपोजिट। एक तीसरा लिखेगा पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मतलब समांतर सदिश। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। पैरेलल वेक्टर्स समांतर सदिश। हो गया? पैरेलल वेक्टर्स मतलब हो गया आपका समांतर सदिश। नाम से समझो, समांतर मतलब एक ही दिशा वाले। यहां पे क्या होगा, आपको केवल एक बात लिखनी होगी, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस। जिन सदिश में दिशाएं सेम होती हैं, जिन वेक्टर्स में डायरेक्शन एक जैसे होते हैं, मैग्नीट्यूड अलग अलग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। क्या कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर्स, राइट। केवल इतना लिखना सफिशिएंट है अपनी तरफ से, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे कोई कंडीशन नहीं होती। तो देखिए इसके एग्जाम्पल किस तरह बनते हैं। एक ये वेक्टर हो गया, इसके बगल में इसी डायरेक्शन का एक और थोड़ा बड़ा वेक्टर बना दिया। क्या खास बात है? दोनों की दिशाएं एक जैसी, दोनों के डायरेक्शंस एक जैसे हैं। मैग्नीट्यूड पे यानी परिमाण पे कोई बाउंडेशन नहीं है, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक। एक और एग्जांपल, ये सी और नीचे बना दीजिएगा डी।
फिर एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये हो गया वेक्टर ई और इधर बना दीजिएगा वेक्टर एफ। जो इसका नोटेशन होता है, सिंबल होता है, वो होता है वेक्टर ए पैरेलल, इस तरह से लाइन खींच दी जाती है। फिर यहां पे भी आप वही काम करोगे, इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा, और यहां पे भी आप इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा। ये समांतर दिखाने के लिए लाइन होती है, पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक, हो गया। यहां तक समझ आई सारी बातें? कोई दिक्कत किसी तरह की बेटा? सवारा बराबर से एकदम समझ में पूरा पूरा, स्पेशली जो पहली बार आज आए हैं उनसे पूछ रहा हूं। समझ आ रहा है पूरा आप लोगों को? इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? अच्छा बताओ, सोच के बताओ। डेली लाइफ में जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए कि दो ट्रेन है, एक एक जैसी जा रही हैं, दो कार हैं अपोजिट निकल गई, इसका बात सही है। हम पैदल जा रहे हैं, अपनी स्पीड से जा रहे हैं, हमारे ही डायरेक्शन में कोई बगल से बाइक वाला या साइकिल वाला निकल गया, तो उसकी स्पीड तो हमसे ज्यादा हुई, लेकिन उसका डायरेक्शन हमारे ही जैसा हुआ। तो क्या दोनों की वेलोसिटी वेक्टर को हम पैरेलल बोल सकते हैं, समांतर बोल सकते हैं? कैसे? मान लीजिए कि हमारा आत्माराम है, ये पैदल जा रहा था अपने घर की तरफ सारे काम निपटा के, और इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया? 2 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा हो जाएगी ना, 1 मीटर पर सेकेंड देते हैं। ठीक उसी समय पे हमारे जॉन अब्राहम निकले, धूम 3 की शूटिंग चल रही थी, धूम, हाँ, तो बाइक की वेलोसिटी इनकी थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब जॉन की बाइक है तो अच्छी वाली होगी, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। दोनों में कॉमन क्या है? हमारे आत्माराम और जॉन अब्राहम में कॉमन क्या है? डायरेक्शन इनके चलने का। देख रहे हैं, ये भी राइट साइड जा रहा है, ये भी राइट साइड जा रहा है। अलग क्या है? मैग्नीट्यूड, परिमाण। आप मेरी बात समझ गए? तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ मैन, देखिएगा ध्यान से, और वेलोसिटी ऑफ बाइक, ये दोनों कैसी हैं? समांतर हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये रिलेशनशिप यहां से आप दिखा, आप बिल्कुल देख रहे हो यहां से कि मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दिशाएं एक जैसी हैं, तो आप इस तरह से लिख के कर लो। ये भले ना बनाना, एक ब्लॉक ऐसे बना देना, ठीक है? हो गया? डन? कोई दिक्कत? चले आगे चले। इसी में एक अगला और आता है, तो कहते हैं एंटी पैरेलल। एंटी लग गया? वो एंटी क्या है? एंटी मतलब समझते हैं कि नहीं? दो लोग एंटी होते हैं अगर, तो दोनों दुश्मन कहलाते हैं, दोस्त नहीं। अब मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है? तो इसका जो नेक्स्ट आता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, आपके हिसाब से ये क्या होने चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ये मत कहो सेम नहीं होगा, ये बोलो अपोजिट होगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड अलग हो सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे?
vectors having, तो नीचे लिख देता हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब वेक्टर्स में विपरीत दिशाएं होती हैं, देखिए अपोजिट डायरेक्शन है तो दो केस हो सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। अगर बराबर है तो ऑपोजिट वेक्टर कहलाएंगे सीधे सीधे, नहीं तो एंटी पैरेलल कहलाएंगे। क्लियर है बात? तो ऑपोजिट डायरेक्शंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो बनाने के लिए आए, कुछ ऐसे बनते हुए आपको नजर आएंगे, ये फिर आप ऐसे दे सकते हैं, एक इधर से आ गया मान लीजिए सी, और एक इधर से लगा दीजिएगा डी, फिर एक पेयर ऐसे ई, और एक ये चला जाएगा आपका। देखिएगा इसका सिंबल थोड़ा स्पेशल तरह का है। ये ए बी वेक्टर हमने लिखे, अब हमको दिखाना है एंटी पैरेलल, दिशाएं विपरीत हैं। पैरेलल के लिए ऐसे लाइन बनाते थे ना, एंटी पैरेलल में इसी लाइन को काट देना, समझ गए? पैरेलल के लिए ऐसे लाइन बनाते थे, एंटी पैरेलल में उसी लाइन को काट देना। जैसे बगल वाला भी देख सकते हैं आप, मैंने लिखा यहाँ सी, यहाँ डी, पैरेलल के लिए ऐसे लाइन बनाते थे, एंटी पैरेलल में उसको काट दीजिए, बस। समझ गए मेरी बात? फिर ई और एफ के लिए भी यही करोगे, पैरेलल के लिए आप ऐसे लाइन बनाओगे, एंटी पैरेलल के लिए आप उसको काट देना, दैट्स इट। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? सब समझ आया? अच्छा, इसका केस कुछ ऐसे बनेगा, एक कार है, वो V1 की स्पीड से जा रही है और ये स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरी कार है, हाईवे पे उसको क्रॉस कर रही है या करने के लिए आ रही है। ये कार नंबर 1 है, ये कार नंबर 2 है। इसकी स्पीड मैं बोलूंगा V2 है, एंड दिस इज सपोज टू बी 4 मीटर पर सेकेंड, बोल सकते हैं। V1 और V2 में क्या चीजें सेम है? सवाल ध्यान से सुनो, मैंने कहा V1 और V2 में क्या चीजें सेम है? जवाब आया कुछ सेम नहीं है। मैंने पूछा सेम क्या, आपने कहा कुछ नहीं है। मैंने कहा अपोजिट में क्या नजर आ रहा है, आप कहोगे डायरेक्शन। आप समझ गए ना मेरी बात? तो क्या लिखोगे, V1 ये, V2 ये, पैरेलल के लिए ये लाइन, एंटी पैरेलल के लिए काट दीजिए। समझ गए मेरी बात? कर लो। एंटी पैरेलल और अपोजिट बैठ जाओ, देखा जाए तो दोनों ही सेम है। एंटी पैरेलल और अपोजिट देखा जाए दोनों ही सेम है, बट अपोजिट वो तब कहलाएगा जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए। अभी एक लाइन आपको लिखवाऊंगा, अभी आपका जितना भी भ्रम है वो सब दूर हो। ये हो गया, इतना कर लिया आपने। अब जरा एक एक दो बातें हैं उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया था इक्वल वेक्टर, फिर आपको तीसरे नंबर पे लिखवाया था पैरेलल वेक्टर। क्या ये कह सकते हो कि हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा? करेक्ट और नॉट? करेक्ट। फिर से सुनो क्या बोला, हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा, नहीं होगा? इक्वल वेक्टर में क्या क्या कंडीशन बताई थी? बोला था मैंने बात, कभी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होगा, ये कहना चाहिए। क्या ये बात समझ आई? हर पैरेलल वेक्टर इक्वल होगा, बट हर इक्वल, उल्टा बोला, हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा बट हर पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होगा। ये बात लिखनी तो नहीं है? नहीं, आप कहोगे मैं लिखवा सकता हूं? आप बताओ यार, जैसा तुम कहो गुरु, आज पहला दिन तुम्हारा। इसे घर में नई बहू की पूछ ज्यादा होती ना। अरे यार, अच्छा चल बोल, मजाक खत्म करता हूं।
बताओ, तुम बता दो, लिखवा दूं? लिखवा दें, चलो लिखो, लिखिए। एवरी, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, ठीक है? एवरी इक्वल वेक्टर्स, every equal vectors must be parallel. Every equal vectors must be parallel, right? जितने भी इक्वल वेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल। तो एवरी इक्वल वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल, बट एवरी पैरेलल वेक्टर्स, क्या बोलना चाहता हूं? एवरी पैरेलल वेक्टर्स मे बी इक्वल वेक्टर। एवरी पैरेलल वेक्टर्स मे बी इक्वल वेक्टर्स। इसका हिंदी सुनिए पूरा। एवरी पैरेलल वेक्टर्स मे बी, MAY मे बी इक्वल वेक्टर्स। का हिंदी सुनिएगा। मे बी का मतलब होता है हो सकता है, मस्ट बी का मतलब होगा ही होगा। पहले तो इन दोनों नामों में अंतर समझ लीजिए, वर्ड्स में अंतर समझिए। कहीं लिखा है मस्ट बी, राइट? मस्ट का मतलब होता है होके रहेगा, होगा ही होगा, समझ गए ना? मे बी अगर कहीं लिखा हो मतलब हो सकता है, राइट? आपने क्या लिखा? हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा, मस्ट बी पैरेलल, तो होगा ही होगा वो। जितने भी इक्वल वेक्टर वो क्या होंगे? पैरेलल। लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में जरूरी थोड़ी ना है कि परिमाण समान हो। इसलिए आपने वर्ड यहां पे यूज किया है मे बी। क्या समझ में आ गया? हिंदी में क्लियर हुआ आपको? सबको हुआ? लिखना है, हिंदी लिखना है अलग से? लिख लिया? बोलूं? मैं बोलूं? बोल दूं? रहने दें? पक्का? संकोच मत करना, ठीक है ना? मतलब मैं देखो बात इनसे कर रहा हूं, मैसेज सबके लिए, जितने यहां पे बैठे हो, मेरे से संकोच मत करिएगा, नहीं फिर आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना? दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? इक्वल और पैरेलल वाला समझ गए। एक और बताया था, एंटी पैरेलल और अपोजिट। अच्छा बताइए, जितने भी अपोजिट वेक्टर हैं क्या ये एंटी पैरेलल होके रहेंगे? होके रहेंगे मतलब नहीं समझे? जितने भी अपोजिट वेक्टर हैं क्या ये एंटी पैरेलल होंगे? अपोजिट मतलब डायरेक्शन अपोजिट था, विपरीत था। क्या ये एंटी पैरेलल होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। क्या लिखना चाहिए पहले स्टेटमेंट? एवरी अपोजिट वेक्टर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में, एवरी ऑपोजिट वेक्टर्स, एवरी ऑपोजिट वेक्टर्स मस्ट बी एंटी पैरेलल। समझ गए? जितने विपरीत वेक्टर हैं वो सब एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है ना? क्योंकि दिशाएं तो अपोजिट मिलेंगी ही मिलेंगी। तो एवरी अपोजिट वेक्टर्स मस्ट बी एंटी पैरेलल, बट every anti-parallel, but every anti-parallel vectors, but every anti-parallel vectors may be समझते हो ना? may be opposite vectors। जितने एंटी पैरेलल हैं वो अपोजिट वेक्टर हो सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो हो सकते हैं, नहीं बराबर है तो अपोजिट नहीं कहलाएंगे। लेकिन जितने अपोजिट वेक्टर हैं वो एंटी पैरेलल तो होंगे ही होंगे। समझ गए मेरी बात? सबको क्लियर हुआ? तुम बताओ बेटा, आपको क्लियर हो रहा है? ये वाला नहीं, इसके पहले वाला समझ गए थे? अपोजिट वेक्टर में क्या लिखा था? दिशाएं विपरीत है ना? और दिशाएं विपरीत है, परिमाण एक जैसे हैं, ये अपोजिट था। एंटी पैरेलल में क्या था? केवल दिशाएं विपरीत हैं। तो अगर आप अपोजिट वेक्टर पे हो
तो इसका मतलब दिशाएं तो विपरीत मिलेंगी। तो हर अपोजिट वेक्टर का जो पेयर है, क्या वो एंटी पैरेलल कहलाएगा? विपरीत दिशा होने की वजह से एंटी पैरेलल कहलाएगा। लेकिन हर एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट तभी कहलाएगा जब उसके परिमाण भी, उसके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। लेकिन क्या हर एंटी पैरेलल के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं? नहीं। जैसे तुम्हारे सामने एग्जांपल बना, तो ये एंटी पैरेलल है, ये अपोजिट नहीं है। हाँ, अगर यही 2 मीटर पर सेकंड सामने होता और यही 2 मीटर पर सेकंड मेरी तरफ होता, तो ये अपोजिट कहलाते हैं। अभी नहीं कहलाएंगे, अभी एंटी पैरेलल कहलाएंगे। अब मेरी बात समझ, अभी किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? क्लियर है सबको एक तरफ से? ठीक। एक हेडिंग और डालिए टाइप में ही, और वो है, लिखिएगा नाम, कोप्लेनर। कोप्लेनर, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब समतल। को, सीओ को मैं लिख देता हूं नाम। ये इसका मतलब होता है, को का मतलब हुआ सेम, प्लेनर का मतलब हुआ समतल। एक समतल पे जितने सदिश बनते हैं वो सारे कोप्लेनर कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स आर ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज को प्लेनर वेक्टर। वेक्टर्स आर ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। एक समतल पे जितने भी वेक्टर बने हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? समान समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक। जैसे अब बोर्ड के प्लेन पर आप जितने वेक्टर सोच सकते हो बना लो अलग अलग, क्या दिक्कत? ये कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी दिशा के हो सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन आपके लिए नहीं है। चार बनाए जैसे मैंने, इसके लिए बोला ए, के लिए बोला बी, के लिए बोला सी, के लिए डी, इसके लिए एफ। क्या लिख सकता हूं? ए बी सी डी ई, ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर। कैसे पहचाना कोप्लेनर है? अच्छा ये बताइए, क्या ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, क्या ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है? क्या ये एक समतल है? बोलिए, दिखता है? एक समतल पे जितने भी सदिश, जरूरी नहीं लाइन से बनाओ, आप इधर बना दो, ये लीजिए एफ हो गया। समझ गया मेरी बात? आप कहीं जो मर्जी है, जितना बड़ा है उतना बड़ा बना दीजिए। ये लीजिए जी हो गया, कभी कैपिटल ही कर देता हूं ना। ये जितने बना सकते हो बना लो, लेकिन कंडीशन क्या है? एक ही प्लेन पर बने होने चाहिए। समझ गया मेरी बात? तो ये सारे वेक्टर्स कैसे हो गए? एक प्लेन पर बने हैं, जिस वजह से क्या कहलाए? वो प्लेनर, समान समतलीय सदिश कहलाए। ठीक। क्या लिख सकता हूं मैं? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डी, ई, एफ एंड जी are made on a same plane. Hence, these are known as coplanar vectors. समझिएगा, पूरी हिंदी बोलने जा रहा हूं इसकी। क्या लिखा मैंने?
वेक्टर ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर मेड ऑन अ सेम प्लेन, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डी, ई, एफ और जी वाले वेक्टर जो हैं एक ही तल पर बने हुए हैं। आर मेड ऑन सेम प्लेन मतलब एक ही तल पर बने हैं। हेंस मतलब इसलिए, हेंस दीज आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। इसलिए ये सारे वेक्टर्स क्या कहलाए? समान समतलीय सदिश कहलाए। लिखना चाहेंगे हिंदी आप? लिख। अब इतने सारे नाम लिखने के बजाय सीधे लिख लेना, दिए गए सारे वेक्टर्स एक ही तल पर बने हैं। दिए गए सारे वेक्टर्स एक ही तल पर बने हैं। इसलिए इसलिए ये समान समतलीय सदिश, इसलिए ये समान समतलीय सदिश कहलाएंगे। हो गया भाई? लिख गया? इसलिए ये समान समतलीय सदिश कहलाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अगला टाइप बताने के पहले आपको वेक्टर की एक खास बात से परिचित करवाऊंगा। पहले मुझको बताओ, क्या ये समझ में आ गया है? क्लियर है? कोई दिक्कत? एक खासियत पहले समझिएगा, एक प्रॉपर्टी समझिएगा वेक्टर की, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी सदिश यानी किसी भी वेक्टर को बिना उसके दिशा परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर उस वेक्टर में कभी भी कोई चेंज नहीं होता। A vector will not change if we shift a vector without change in its direction from one place to another place। जैसे जो मैंने बोला, पहले मैं करके दिखाता हूं, अभी बता रहा हूं ना, देखो। सबसे पहले तो यह हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक। मैंने आपको बोला, देखिएगा मैं आपको बना के समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मान लीजिएगा कि यहां पे कोई एक वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसकी लंबाई कितनी मानी मैंने? एल। इसकी दिशा कितनी मानी मैंने? थीटा। भाई दिशा मैंने कोण यानी एंगल से दिखा दिया और लंबाई कितनी बोल दिया? एल। अब बताओ, वेक्टर में दो ही चीज तो होती है, एक लेंथ और एक डायरेक्शन, दोनों दिख रही है आपको। अब किसी ने हमसे कहा कि सर ये जो ओपी वेक्टर है इसका नाम क्या रखा मैंने? किसी ने हमसे कहा कि सर ये जो ओपी वेक्टर है ना, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करना है, लेकिन सर ये आपको ध्यान रखना है कि इसका डायरेक्शन चेंज ना हो। मैंने कहा डायरेक्शन चेंज ना हो मतलब क्या? ये जो थीटा है ना, थीटा नहीं बदलना चाहिए क्योंकि यही डायरेक्शन दिखा रहा है। मैंने कहा ओके डन, करते हैं। तो जैसे आपने ये एक्स वाई प्लेन देखा, दिख रहा है ना एक्स वाई एक्सेस, वैसे ही मैंने एक दूसरी जगह एक्स वाई एक्सेस बनाया। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहां पे बनाया। अब इसको एक्स वाई ना बोल के कुछ एक नया नाम देता हूं, एक्स डैश वाई डैश ओ डैश। ये क्या था? एक्स वाई, ठीक है। अब हमको इस वाले वेक्टर को वहां पे लाना है। करना है क्या है? डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। बात को समझिएगा। मान लीजिए वो वेक्टर ये है, ये ऐसे लगा हुआ था, ठीक बात है ना। मैंने क्या किया, इसको ऐसे निकाल लिया, ऐसे ये बाहर कर लिया। अब एक बात बताइए, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज से कितना एंगल दिख रहा है? जितना यहां उतना ही यहां होगा ना। मैंने क्या किया, मैंने दिशा नहीं बदली, मैंने केवल इसको ऐसे बाहर निकाल लिया। तो आप बताइए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है? थीटा है। मैं इसको ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, अभी भी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है? कितना दिख रहा है? थीटा दिख रहा है ना। इसको ले जाके बस ऐसे लगा दिया। अभी मेरी बात समझ में आई? तो जब इसको मैंने ले जाके लगाया तो ये वेक्टर कुछ ऐसे आया।
थीटा मैं बोल सकता हूं कि मैंने बदलने नहीं दिया, ठीक। थीटा मैं बोल सकता हूं मैंने बदलने नहीं दिया, राइट, क्लियर है ना। अच्छा एक बात बताना, इस पूरे प्रोसेस में क्या इसकी लंबाई में कोई चेंज आया? नहीं आया ना। लंबाई यहां भी एल है। आप बताओ शिफ्ट करने के बाद भी इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? एल ही होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने चेंज नहीं होने दिया, तो ये बताओ जो लंबाई यहां वही लंबाई यहां, यानी मैग्नीट्यूड बराबर हो गए। जो डायरेक्शन यहां वही डायरेक्शन यहां, तो डायरेक्शन भी बराबर हो गए। अब आपके पास दो ऐसे वेक्टर सामने पड़े हैं जिनकी लंबाइयां, जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, जिनकी दिशाएं भी बराबर हैं, यानी जिनके एंगल भी बराबर हैं। क्या मैं कह सकता हूं दोनों वेक्टर बराबर होंगे? क्या ये मेरा फोन है? मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? इन दो वेक्टर्स को कंपेयर करो तो दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों के परिमाण बराबर हो गए। क्या दोनों के एंगल यानी दोनों के डायरेक्शन भी बराबर हो गए? क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों के लिए, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? सेम होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, बोल सकता हूं। क्या समझ में आई तुमको बात? चलो एक काम करते हैं, इसको P डैश नाम दे सकता हूं, इसको O डैश P डैश के नाम से बुला सकता हूं। जैसे इसको OP के नाम से बुलाया था वैसे इसको O डैश P डैश के नाम से बुला सकता हूं ना। तो क्या लिख सकता हूं टेक्निकली मैं आपके लिए कि यहां पे जो वेक्टर OP है, क्या वो यहाँ पे O डैश P डैश से बिल्कुल मैच करता है, सेम है? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं आपके लिए बात? और सुनिएगा क्या लिख रहा हूं, अ वेक्टर will not change after its parallel shift या शिफ्टिंग। क्या लिखा है इस लाइन का मतलब क्या हुआ मालूम है? अ वेक्टर विल नॉट चेंज, एक वेक्टर बदलेगा नहीं। कब? आफ्टर इट्स पैरेलल शिफ्टिंग, अपनी पैरेलल शिफ्टिंग के बाद। कायदे से बोलूं तो क्या कहूंगा कि एक वेक्टर है वो अपनी पैरेलल शिफ्टिंग के बाद चेंज नहीं होगा। पैरेलल शिफ्टिंग क्यों कह रहे हैं? पैरेलल इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ और ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। कह सकते हो? समझ में आ रही बात? पैरेलल शिफ्ट क्यों बोला? ताकि आपको बिल्कुल फील आ जाए कि दिशाएं चेंज नहीं हुई, राइट। क्या इसकी हिंदी लिखूं अलग से? बिल्कुल सच बोलिए मेरे से, हिंदी लिख दूं? एक वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग के बाद चेंज नहीं होता है क्योंकि उसमें लेंथ में भी कोई परिवर्तन नहीं होता और उसकी दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अ वेक्टर विल नॉट चेंज आफ्टर इट्स पैरेलल शिफ्ट, समांतर शिफ्टिंग के बाद किसी भी वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं होता। क्लियर है बात? समझ गए? अभी हिंदी लिखनी क्या अलग से? बोलो बेटा। मैं अलग ही कई कई बार बोलता हूं इसीलिए, ताकि दिमाग में घर कर जाए बातें तुम्हारे। हो गया? डन। अब एक प्रश्न पूछने वाला हूं आपसे, अलर्ट हो जाइए। ये समझ गए ना पूरा? किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अ वेक्टर विल नॉट चेंज आफ्टर इट्स पैरेलल शिफ्टिंग। प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिए। इसके ठीक पहले आपने हेडिंग पढ़ी थी कोप्लेनर।
वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब एक समतल पे विराजमान सारे सदिश, राइट। एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, बताइएगा ट्रू है कि फॉल्स है। सत्य अथवा असत्य में से आपको चुनाव करना है। मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, टू गिवन वेक्टर्स, दो दिए हुए सदिश। आई रिपीट, टू गिवन वेक्टर्स, दो दिए हुए सदिश मस्ट बी कोप्लेनर। दो सदिश हमेशा, या दो दिए हुए सदिश हमेशा एक समतलीय होंगे। द टू गिवन वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर। याद रखिएगा, मस्ट लगा है, मे नहीं। मस्ट का मतलब होके रहेंगे, होंगे ही होंगे, राइट। फिर रिपीट कर रहा हूं, रिपीट क्या कर रहा हूं, इतनी देर में तो मैं लिख दूंगा। आपने सुन तो लिया ही मैं क्या कह रहा। तो स्टेटमेंट मेरा है, कृपया वेरीफाई करें। द एनी टाइप ऑफ, ये लो थोड़ा और बढ़िया कर दी, द एनी टाइप ऑफ गिवन टू वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। एनी टाइप मतलब किसी भी तरह के दो गिवन वेक्टर, ठीक है। जरूरी नहीं इक्वल, जरूरी नहीं अपोजिट, जरूरी नहीं एंटी पैरेलल, जरूरी नहीं पैरेलल। किसी भी तरह के दो दिए हुए वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, हमेशा होंगे, मस्ट। ही कह रहा है। अब बताइएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? क्या हिंदी में समझ में आ गया सबको? दो किसी भी तरह के दिए हुए सदिश हमेशा एक समतलीय होंगे, ये आपको स्टेटमेंट बताना है। इज इट सत्य और इज इट असत्य? फॉल्स है। कितने कह रहे हैं फॉल्स है? हाथ उठा रहे ना। इसका मतलब बाकी जनता कह रही ट्रू है, क्यों भाई? नहीं कह रहे। कितने कह रहे हैं ट्रू है, कितने कह रहे हैं सत्य है? डरना नहीं, अगर गलत है तब भी बिना डरे हाथ उठाइए। ए, तुमने दो बार हाथ उठाए क्या? सर ये वाला हाथ पता नहीं क्यों कह रहा था फॉल्स है, इस वाले हाथ से सर आवाज आ रही ट्रू है। ऐसा तो नहीं ना? अच्छा, बाकी पूरा हाथ उठाया करो। ट्रू है या फॉल्स है? और कोई कुछ सोच के जवाब दे सकता? फॉल्स है। पूछ लीजिए जल्दी में, मैं आंसर नहीं चाहता। बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में पछतावा हो गया, अरे यार जल्दी में गलत हो गया। पूछ लीजिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। हाँ भाई, ट्रू है। अच्छा, ट्रू है। देखो, हाँ, रीजन, देखिए फिजिक्स मतलब साइंस, और साइंस बिना रीजन के नहीं होती। हाँ, हाँ भला कुछ कहना चाह रहे हो? ट्रू में हाथ उठाया, फॉल्स में? फॉल्स में उठाया हाथ। आपके बगल वाले भैया? फॉल्स। आप तीनों, एक दो तीन, फॉल्स। आप दोनों ट्रू है, दोनों लोग ट्रू हैं। आप ट्रू। ट्रू फॉल्स की लड़ाई चल रही है, भी कायदे वाली चल। एक दो तीन चार, ट्रू या फॉल्स? मैं देखो सबके मुंह से निकलवाऊंगा जरूर, क्योंकि शांत जो लोग बैठे हैं सोच लेना, मैं अभी आ रहा हूं उधर ही घूम के। हाँ, एक दो तीन चार, फॉल्स है। तुम बताओ। ट्रू है। अजीत बाबू, क्या कहाँ हो? आत्मा समेत यही हो कि आत्मा विचरण कर रही कहीं और है बेटा? नींद आ रही थी? रात में कै बजे तक जागे हो? 12? मैं 2:30 बजे तक जागा हूं।
सवेरे क्या बजे उठे हो? मैं 6 बजे। मेरा डेली का शेड्यूल है ये। 2 ढाई बजे तक जगता हूँ, सवेरे 6 से 6:30 के बीच में उठ जाता हूँ। 4 साढ़े 4 घंटे ज्यादा नहीं सोता। आदत वैसी ही डाल ली है। आप लोग भी डाल लो। मतलब मैं नहीं कहूंगा 4 घंटे सो। अगर आप देखो, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि स्टूडेंट को 6 घंटे से ऊपर नहीं सोना, मेरे हिसाब से जितने लोग 6 घंटे के ऊपर सो रहे हैं वो महापाप कर, उनको जेल हो जानी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ। समझ गए? 6 घंटे के ऊपर आपको नहीं सोना है तो नहीं सोना है, कसम खा के बैठ जाओ। 5 घंटे कर सकते हो तो इससे अच्छी बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर ने कहा था 6 घंटे के ऊपर नहीं सोना, हम तो 8 घंटे सोते, 2 घंटे झीम रहे बैठे। मेरी बात समझ गए ना? ये नहीं करना है। 6 घंटे परफेक्ट नींद लीजिए और उसके बाद आप बिंदास अपना काम करिए। 6 घंटे सफिशियंट होते किसी भी। ठीक है? 4 घंटे वाली आदत आपको तब पड़ जाएगी जब आप पीक पॉइंट पर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। यकीन मानिए मेरी बात का। और जब आप अपने मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे तो आदत पहले से ही पड़ जाएगी। हम लोग के क्या होता था कॉलेज में, दिन भर हम लोग क्लास करते थे, 5-6 बजे फ्री हुए, 7 घंटा अपना घूम टहल लिए, फिर रात में हम लोग की स्टडी शुरू होती। वो कभी कभी फुल नाइट चलती थी। 8 बजे से क्लास है, हम लोग 5 बजे तक पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद 1 घंटा सो लिए, फिर क्लास कर लिया जाए। फिर दिन में जैसे फ्री हुए, फिर 1 आध घंटा सो लिए, फिर रात में पढ़ा। सोते तो थे ही नहीं हम लोग, मतलब निशाचर टाइप के हो चुके थे। फिर संडे आता तो संडे अपना 4-5 घंटे सो लिए, वो हफ्ते का कोटा पूरा कर लिए। इस तरह की नींद होती। अब वही आदत पड़ गई है। समझ गया ना? तो अपनी आदत डाल लीजिए, 6 घंटे के ऊपर मत सोइए। ये मतलब मेरी रिक्वेस्ट कह लीजिए, मेरा ऑर्डर कह लीजिए, मेरा सजेशन कह लीजिए। ये आपके लिए बेनिफिशियरी है, आपके हित में है। ठीक है? 6 घंटे के ऊपर मत सो। लेकिन हाँ, बचा टाइम पढ़ाई को देना। खैर, ये तो प्रवचन था। अब बात आती है मेरे आंसर की। तो एक बार मैं फिर से जानना चाहूंगा कि कितने लोग कह रहे हैं ना 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 ना, ऐसे नहीं जानना चाहूंगा। मेरा सवाल तुमने सुना नहीं होगा। मैंने पूछा था कि दो दिए हुए सदिश हैं किसी भी तरह के, केवल दो। ठीक? वो कोप्लेनर होंगे, वो एक समान समतल पे ही होंगे। सोच के बताना। हाँ भाई, 1 2 3 4 लोग क्या कहते हैं? चारों ट्रू। एकता भैया, 1 2 3 फॉल्स। बीच वाली दीदी ट्रू तो नहीं कह रही हो? नहीं मतलब फ्रू फ्रू। फॉल्स भी ऐसा, ट्रू भी लग रहा है। 1 2 3 ट्रू। आपका ट्रू। हम रीजन पूछ लेंगे, पहले बता दे रहे हैं। ये नहीं कि मुंह में कुछ भी आया, सर ने बोला तो एकदम से निकल गया सर अनचक्के में। तुम दोनों फॉल्स है, ट्रू है तुम्हारा। ट्रू। तुम दोनों ट्रू, फॉल्स ट्रू। आप दोनों फॉल्स। आप फॉल्स। चलो सब तुम बचे हो, बताओ बे। फॉल्स। ये है ट्रू। इसका जवाब है ट्रू। ये कथन पूरी तरह से सत्य माना जाता है। अब आप कहोगे नहीं सर हम नहीं मानते। मैंने कहा रुको जरा, भी समझाता हूं। आप कहोगे सर अगर एक वेक्टर ये है, ध्यान से समझिएगा। आप कहोगे सर एक वेक्टर अगर ये है, दूसरा मान लीजिए ये है, तो मजा नहीं आएगा। पेन लो। देखो सुनो मेरी बात। आप कहोगे सर एक वेक्टर ये है, ऊपर ही आ जाता हूं ना। हाँ, आप कहोगे सर एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तब तो सर ये एक समतल पे दिखाई दे रहे हैं। कैसे? क्या ये एक समतल दिख रहा है? मेरा हाथ एक समतल पे है दोनों, राइट? आप कहोगे सर एक ये बना दिया, अब मैं कहूंगा अब भी एक समतल है। देखा? आप कहोगे सर ऐसे ऐसे बना दे, तो मैं कहूंगा अब भी एक समतल है। ये देख लो, दिखा? दिखा? अब एक अत्यंत खुराफाती प्रवृत्ति के प्राणी इस क्लास में अवतरित हुए। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, सर हम ऐसे लेंगे ही नहीं वेक्टर। सर एक वेक्टर कानपुर में है और दूसरा सर इलाहाबाद में है, प्रयागराज। ऐसे कैसे भी रैंडमली आप देख रहे हैं। सर आप बताइए क्या दोनों कोप्लेनर होंगे? मैं कहूंगा यस सर होंगे। होंगे यस, मुझसे पहले तुमने बोला। बताओ कैसे? कैसे? ये तो मुझे अलग अलग दिख रहा है। ये देख, ये कहाँ है एक प्लेन में? फंसा दिया। ये कहाँ है एक प्लेन में? नहीं है ना? है। दिखाता हूं कैसे। यही तो मजे होते हैं फिजिक्स के।
अब ये ऐसे बना है, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई वेक्टर की, नीचे लिखी है, कहां लिखी है, नहीं यहां लिखी है, कि किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके बिना दिशा परिवर्तन के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर देते हैं तो उस वेक्टर में कभी भी कोई चेंज नहीं होता। सबको मालूम है ना? अभी सुनो, एक ये था, दूसरा प्रयागराज में था, तो मैं गया प्रयागराज, उसको लेकर आ रहा हूं, देखिएगा ये आएगा कैसे। क्या इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है? क्या इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? क्या ये वेक्टर बदल रहा है? नहीं ना। ये लग गया, ऐसे लग गया ना। अभी बताओ, क्या ये एक प्लेन में लाई हुआ था, क्या ये एक समतल में बना हुआ दिखाई दे रहा है? तो भाई साहब दो वेक्टर होने चाहिए, कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप पैरेलल शिफ्ट करके ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई एक ऐसे था, एक ऐसे था, आप कहोगे सर ऐसे है, ये देखो, अब लाओ सर। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ले आया, फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ा के थोड़ा नीचे उतार लिया। अब बताओ, बन गया वैसे ही? आ गया? वो वेक्टर हैं, कैसे भी हैं, कहीं पर भी हैं, एक भारत में दूसरा लंदन में है, ठीक? दोनों को ले आओ, दोनों को शिफ्ट करो। शिफ्ट करते समय क्या ध्यान रखना है? पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो दोनों हमेशा कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। समझ गया मेरी बात? तो ये वाले जो स्टेटमेंट है, लाल से मजा नहीं आया, ले लीजिए। अभी समझ में आ गई बात? क्लियर है? दिए हुए दो सदिश चाहे वो कैसे भी हों, वो हमेशा एक समतल पर ही आकर बनेंगे। सबको समझ में आ गया ये बात? हाँ, दो की बजाय तीन हो तो बात नहीं कह सकते, तीन में नहीं हो पाएगा, दो में तो हमेशा रहेगा। तीन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। फिर से बोलो, मैंने क्या कहा? दो हैं तो ये हमेशा ट्रू रहेगा स्टेटमेंट, हमेशा एक समतल में होंगे। तीन के लिए नहीं कह सकते। दिखाऊं पेन? एक और सुनो, तीन में देखो, दो ये हो गए, राइट? तीसरा ये आ गया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये तो पहचानते होगे। अब इनमें से अगर हम प्लेन बनाएंगे ना तो किसी भी दो को कवर कर पाएंगे, तीसरा नहीं हो पाएगा। कैसे? ये वाले प्लेन का क्या नाम था? इस वाले प्लेन का नाम क्या था? एक्स वाई। एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है, दिखा? क्या जेड कवर हुआ? इस वाले प्लेन का क्या नाम है? वाई जेड। एक वाई एक्सेस है और एक जेड एक्सेस है, क्या इसमें एक्स कवर हुआ? नहीं। इस वाले प्लेन का क्या नाम है? एक्स जेड या जेड एक्स। एक एक्स एक्सेस कवर हो रही है और एक जेड एक्सेस, क्या वाई कवर हुआ? नहीं। तो तीन में ये कंडीशन नहीं है, दो में हमेशा होगी। अब चाहे कैसे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं, राइट? चलो दे दे। समझ गए मेरी बात? दो में ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, बस ये याद रखिएगा। क्या क्लियर है? अगली हेडिंग, श्योर? सुनिए नेक्स्ट, एक नई चीज सुनना। अगला नाम आता है तुम्हारे पास, वेरी गुड, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, आपको याद है वेक्टर में आपको मैंने दो तीन पॉइंट समझाए थे, आज फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहला वाला लेक्चर नहीं अभी तक किया है, तो उनके लिए स्पेशली, जब हम किसी वेक्टर को बनाते थे तो मैंने कहा था कि कोई एक डॉटेड लाइन आप मान लेना, याद है? और इसमें हमसे कहा गया कि सर 10 यूनिट की लंबाई का एक वेक्टर है जिसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी। मैंने स्केल से यहाँ पे 10 यूनिट की लंबाई नाप दी थी और ये पॉइंट हो गए थे O और P, और इसकी लंबाई कितनी है? 10 यूनिट्स की। ये यूनिट में आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी लिख सकते हो। मैंने कहा दिशा बताने के लिए मैंने इसको ऊपर की तरफ एक एरो दे दिया था। ये वाले पॉइंट का क्या नाम था? पीछे वाले पॉइंट का
क्या नाम था बेटा ऊपर वाले पॉइंट का? ठीक है। फिर एक और नाम दिया था, जिस लाइन पर वेक्टर बना होता है उस लाइन का भी एक नाम डाला था, लाइन ऑफ एक्शन, ये नाम डाला था। हिंदी में कहते हैं क्रिया रेखा। क्या कहते हैं? क्रिया रेखा। एक्शन मतलब क्रिया करना। तो इसको क्या लिखा अपन लोगों ने? लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया कमो कमो कमो, क्रिया रेखा। ठीक। एक्शन मतलब क्रिया करना, लाइन मतलब आप समझते हैं रेखा। अब जैसे बात आ रही है कोलीनियर वेक्टर, एक मिनट स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। ये आएगा, ये छूट गया था। कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनके लाइंस ऑफ एक्शन सेम होंगे। मेरी बात समझ में आई? ऐसे वेक्टर्स जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम होंगे वो कहलाते हैं, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन ऑफ एक्शन, राइट? वो क्या कहलाए? कोलीनियर वेक्टर। पहले तो जो नए लोग हैं ये फिगर बनाए, बना लीजिए। और इस फिगर को बनाने के बाद एक डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। बोले? बना लो, पहले बना लो, बन गया बेटा? लिख लिया? सारे नाम लिख लिए? हो गया? हाँ भाई, बोले? तो कोलीनियर वेक्टर्स, एक लाइन लिखिएगा इसके लिए। बना लो बेटा, जल्दी बनाओ, जल्दी। बन गया? एक लाइन लिखिए इसके लिए। वेक्टर्स हैविंग सेम लाइंस ऑफ एक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम लाइंस ऑफ एक्शन, मतलब जिन वेक्टरों के लाइन ऑफ एक्शन, जिन सदिशों के क्रिया रेखाएं समान होती हैं, जो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे बने होते हैं वेक्टर्स, वो क्या कहलाएंगे? कोलीनियर वेक्टर्स। तो कुछ इस तरह से आप इसके एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे पहला एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक ये लाइन ऑफ एक्शन बनाया, इसमें दो वेक्टर बनाए, एक ए और एक बी। क्या ये दोनों कोलीनियर वेक्टर कहलाएंगे? क्या लगता है आपको? होंगे ना? अच्छा, दूसरा वाला बताना इसी बात पे। आप पहले जज करके बताइएगा, फिर बात करूंगा मैं। ये सी और ये डी अपोजिट, क्या ये कोलीनियर होंगे? बोलो क्या लगता है? डेफिनेटली होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? लाइन ऑफ एक्शन तो सेम ही है ना, भले दिशाओं में अंतर हो गया हो। जैसे हमारी पीछे वाली फिगर है, एक वेक्टर तुम्हारे सामने ये बना है, क्यों अगर दूसरा मैं ऐसे बना दूं तो इसका भी तो लाइन ऑफ एक्शन वही हो गया जो नीचे वाले के लिए है। तो दोनों कैसे कहलाएंगे? कोलीनियर ही तो कहलाएंगे। क्लियर? क्लियर है बात? बोलिए बेटा। तो क्या ये सी डी कोलीनियर हो गए? अब जवाब देना सोच समझ के। इस बार दो पैरेलल लाइंस बनाई, दो समांतर रेखाएं हैं ये। एक ये आया, एक ये आया, और एक और आपको पेयर दे रहा हूं। पहले तो यही जज करना है अपन लोगों को कि क्या ये कोलिनियर होंगे भी या नहीं।
हाँ भाई, पेयर नंबर 3 मतलब वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ क्या कोलिनियर होंगे? सोचो, कितने कह रहे नहीं होंगे? बिंदास हाथ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। कितने कह रहे होंगे? और बाकी? सर देखिए, सर हम आए हैं, सर बैठे हैं, सर ये क्या कम है जो हम बोले यहां पे? ये वाला पेयर कोलिनियर क्या लगता है होगा? क्यों होगा? बिल्कुल, मैंने बोला था, जरा इधर सुनो। एक और भी तो चीज बताई थी, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग। अच्छा एक बात बताओ, करके दिखाऊं? क्या इसको नीचे से ऊपर लाने में इसका दिशा चेंज हुआ? नहीं हुआ ना? क्या वेक्टर बदला होगा? नहीं। क्या कोलिनियर दिखने लगे? खत्म हो गई कहानी। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा जागरूक रहिए तो आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। समझ गया मेरी बात? अब ये वेक्टर एक्चुअली किधर बना था? नीचे ना? लगा देता हूं। अच्छा, अब तुमको नीचे वाला जवाब तो समझ ही गए होगे। ये वाला क्यों भाई? इसमें तो यार कोई शक नहीं है। ये भी करके दिखाऊं? होगा? ये कोलिनियर होंगे कि नहीं? पक्का होंगे दीदी? कंफर्म? लॉक कर दें? वेरी गुड। नहीं होगा? कभी कभी ऐसा होता है ना, देवताओं के बीच में कुछ राक्षस आ जाते हैं, है ना? तुम साले वही राक्षस हो। आओ दिखाओ तुमको। ये है। इसको अच्छा ऊपर शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं? पैरेलल शिफ्ट दे सकते हो कि नहीं? तो दे सकते हो तो दे दो ना भाई, क्या दिक्कत है? शिफ्ट हो जाएगा, सेम लाइन पे आ जाएंगे। ये वाली फिगर बन जाएगी, देखो ना, मैं दिखाऊं तुम्हें? समझ गए? दिखा? अब कोई शक? किसी को कोई शक? बोलो भैया। डन? क्लियर? तो ये भी कोलिनियर, ये भी कोलिनियर, ये पेयर भी कोलिनियर, ये पेयर भी कोलिनियर। मतलब वेक्टर चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, वो भी कोलिनियर वेक्टर की कैटेगरी में आएंगे, वो भी कोलिनियर ही कहलाते हैं। ठीक? पहले चारों फिगर बनाइए अगर किसी ने ना बनाई हो अभी तक। उसके नीचे एक रिमार्क लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद आज की क्लास से हम लोग विदाई लेंगे। चारों फिगर बना लो पहले बेटा, फटाफट बना लो, जल्दी जल्दी। पहले बताओ, समझ आया जो बोला? 100% आया समझ में? देखो, गलती करो खूब, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सामने गलती करोगे ना तो आगे एग्जाम में गलती नहीं करोगे। मेरे सामने बोलोगे ही नहीं, मेरे सामने गलती ही नहीं करोगे, तो आगे एग्जाम में गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। समझ गए? आप गलत बोलिए, मैं उसको सही कर दूंगा, लेकिन बोलना पड़ेगा, ये कंडीशन। ठीक? इंग्लिश प्रेम है? सही है। अच्छा डन। बन गए फिगर? लिखिए, एक रिमार्क लिखिए। बना रहे हो क्या? बना लो बना लो बना लो, जल्दी बनाओ। हो गया? रिमार्क लिखिए, नोट करके लिखेगा, NOTE नोट। नोट करके लिखेगा, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। नोट करके लिखेगा, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स मस्ट बी कोलिनियर। मस्ट बी कोलिनियर। वही कोलिनियर जो हेडिंग पड़ी थी ये, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स मस्ट बी
कोलिनियर। मतलब वेक्टर चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, जैसा कि आप यहाँ फिगर में बना देख रहे हो, क्या ये ई और एफ पैरेलल वेक्टर्स को दिखा रहा है ना? क्या ई और एफ पैरेलल दिखा रहा है और जी और एच एंटी पैरेलल दिखा रहा है कि नहीं? तो चाहे पैरेलल हो और चाहे एंटी पैरेलल हो, ये भी पेयर्स कैसे होते हैं? कोलिनियर होते हैं। वही रिमार्क आपको लिखवाया मैंने कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स मस्ट बी कोलिनियर। इसका हिंदी बोलूं क्या? पक्का समझ गए सब लोग? ठीक है, आज जितना बताया क्या समझ आया? डन। मिलते हैं कल इसी के आगे। पूछो, अभी क्लास का है या कुछ अलग है? पूछो, अभी पूछो, तुरंत बोलो। पिछली क्लास का है तो अभी ले आओ, मैं बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, आप जाइए। हाँ वही तो मैं बोला, पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, वो कोलिनियर हो सकता है, क्या दिक्कत? हाँ देखिए, जिस तरह से हर पैरेलल या एंटी पैरेलल कोलिनियर कहला रहा है, उसी तरह से क्या कोलिनियर वेक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो, सेम है। ले आओ तुम।